नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है। कई दिनों के लगभग एक साल के आंदोलन के बाद किसान आंदोलन स्थगित हो गया है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने भी घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। सिंघू कोटली बॉर्डर पर पिछले एक साल से डटे किसान अब लौट रहे हैं। किसानों ने बॉर्डर पर बनाए अपने टेंट को उखाड़ना शुरू कर दिया है और तिरपाल बिस्तर को ट्रकों और ट्रैक्टरों में रखना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से चिट्ठी भेजने के बाद 5 सदस्यीय कमेटी ने बैठक की और किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों ने अपना कार्यक्रम भी बना लिया है, जिसमें 11 दिसंबर को दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा। सिंघू और टिकरी बॉर्डर से किसान एक साथ पंजाब के लिए वापस रवाना होंगे। 13 दिसंबर को पंजाब के 32 संगठनों के नेता अमृतसर में श्री दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब में करीब 116 जगहों पर लगे मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे। हरियाणा के 28 किसान संगठन भी अलग से रणनीति बना चुके हैं। बात करेंगे, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता रामपाल जाट जी। रामपाल जी, एक लंबा आंदोलन चला, करीब एक साल तक ये आंदोलन चला, लेकिन इस आंदोलन ने कुछ नए एक तरह से तस्वीर सामने रखी है आंदोलनों की। इतने लंबे समय तक आंदोलन और जिसे विवादों से परे रखना एक बड़ा मुश्किल का काम था। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन जिस तरह से सफलता पा चुका है, कितनी ताकत इन्होंने उन आवाजों को दी है जो आवाजें उठने के लिए हिम्मत तो करती हैं, लेकिन उनको लगता है कि पता नहीं कितने लंबे समय तक हमारा आंदोलन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। एक ये सबूत के तौर पर, एक ये प्रमाण के तौर पर, एक नजीर के तौर पर यह आंदोलन रखा है उन सभी को ताकत देने के लिए जो किसी कारण से अपनी आवाज को शुरुआत में दबा देते हैं। डॉक्टर प्रभात, कोई आंदोलन छोटा चलेगा या लंबा चलेगा, इसका तो कोई पहले डिजाइन नहीं कर सकता। केवल डिजाइन इतना होता है कि इस इशू को न्यायपूर्ण ढंग से समझना चाहिए। उसके लिए कोई भी मार्ग शेष नहीं रह जाता तो आंदोलन क्या है। लेकिन आंदोलन की जो मनोभूमिका है वो पहले ये नहीं थी कि लंबा चला रहा है, छोटा चला रहा है। कभी कभी एक दिन में आंदोलन पूरा हो जाए, कभी कभी एक वर्ष चल जाए। आंदोलन पहले भी लंबा चला। आजादी का आंदोलन कितना लंबा चला? 1857 और 1947, 90 साल चला। इसलिए आंदोलन का इतिहास ये कोई पहला ऐसा नहीं है। लेकिन आज के समय में ये भी ऐतिहासिक आंदोलन बन गया, ये अच्छी बात है। और इस आंदोलन कारण से किसानों में एक आत्मविश्वास का भाव जगा। उनको लगा कि नहीं भाई, यदि हम संघर्ष करेंगे, हमारी बात पटल रहेंगे तो हमें प्राप्त हो सकता है। ये आत्मविश्वास जगा, ये अच्छी बात है। और ये आत्मविश्वास पहले भी लगा था लोगों का जो इसको पढ़ते थे उनका। जैसे
उन्होंने बताया कि 90 साल आजादी का आंदोलन चला, तो भी लोगों को लगता था ना कि आजाद होगा देश, और बहुत लोग उनको, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, लेकिन अनेक लोगों को ध्यान है, जब सुभाष बोस के पिताजी सुभाष को डांट लगाते हैं कि तू क्यों गया बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने, तू सोचता है इनसे हमने भाग जाएंगे, जिनके रात में सूरज नहीं डूबता उनको तू भगाने की सोचता है, तेरी मूर्खता है। और फिर आगे जो उन्होंने कहा है, उनका देख, अंग्रेजों का राज तो भारत को भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसका तो विरोध करता है। इसलिए ये जो जिनको कहते हैं यथास्थितिवाद, वो हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। कि आंदोलन में थोड़ा सा हटकर आत्मविश्वास के साथ जब चलाया जाता है तो परिणाम हमेशा आते हैं। और डॉक्टर प्रभात, मेरा तर्क है 1986 से तो मैं किसान आंदोलन कर रहा हूँ, और एक एक आंदोलन, आखिर पृथ्वीराज नगर का आंदोलन 5 साल चला। इसलिए ये आंदोलन जो है कभी कभी लंबे चलते, कभी छोटे हो जाते हैं, लेकिन आंदोलन का मुद्दा वो ठीक चाहिए, आंदोलन का ढंग वो ठीक चाहिए, तो कब समय हो जाता है, कभी कभी लंबा भी चल जाता है। इसलिए आंदोलन अपने आप में ये व्यक्ति की परीक्षा होती है, उसके गुणों की परीक्षा होती है कि परीक्षा देने के लिए आप तैयार हो, खुद को तैयार करके रखो, ये अच्छी बात है। तो परोपकार के लिए लड़ना, ये संदेश होता है आंदोलन का, तो किसी की बुराई के लिए नहीं, किसी की निंदा के लिए नहीं। तो ये जब तक ये निंदा और बुराई नहीं आएगी हम और अच्छा रहेंगे। इसलिए बिना बुराई, बिना निंदा, बिना कड़वाहट के, बिना टकराव के आंदोलन तो और अच्छी बात है। इसको सत्याग्रह कहा है, तो सत्याग्रह के ढंग से आंदोलन चलाना ये और उसकी एक अच्छी है, उसका तरीका है। इसलिए ये जो आंदोलन चला, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इसके कारण से देश के किसानों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। इसके कारण से देश के किसानों को लगा कि चलो भाई अब हम एमएसपी भी ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी। ये बात सही है कि एक आंदोलन को एक मकसद के साथ अगर शुरू किया जाता है तो वो मकसद अगर सफल करना है तो थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। उस आंदोलन को हो सकता है लंबे समय तक खींचना पड़े, लंबे समय तक संघर्ष करना पड़े, लेकिन अगर धैर्य है और आपके आंदोलन का मकसद जनहित से जुड़ा हुआ है तो वो आंदोलन आखिरकार सफल होता है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी खबर है। इसके शिकार हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भारतीय सेना के जहाज से दिल्ली लाया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट में शुक्रवार को होगा। तमिलनाडु में कुन्नूर के नजदीक बुधवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य जवानों की मौत हो गई थी। तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से महंगाई हटाओ रैली होने वाली है और उसको लेकर तैयारियां और तेज हो गई हैं। पीसीसी में कांग्रेस की रैली को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, उनके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, महेश जोशी समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में रैली को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बीच कांग्रेस नेता मित्रोदय गांधी ने ज्योति खंडेलवाल के लेटर को लेकर निशाना साधा। उन्हें पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने चुप कराया। वहीं अजय माकन ने कहा कि महंगाई से आम आदमी परेशान है और हम केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग ली है और किसी को दिक्कत ना हो, उसके लिए सुचारू व्यवस्था कैसे बनाई जाए, इसकी एक एक बात पे चर्चा करेंगे। और फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, हमने कहा है कि सभी लोग जो आए कोशिश करें कि दोनों वैक्सीनेशन लगे हुए होने चाहिए सभी के। और वैक्सीनेशन अगर दोनों किसी कारण से नहीं लगा तो आरटीपीसीआर की
72 घंटे मैक्सिमम की रिपोर्ट साथ में लें। और यहाँ पर हमारे 18 के 18 गेट्स में हमारा जो मेडिकल सेल है, कांग्रेस का डॉक्टर सेल है, उसके वॉलंटियर्स खड़े होंगे और टेम्परेचर सब लोगों का लेंगे ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पे प्रवेश ना कर पाए जिसके टेम्परेचर हाई हो। इस बीच आपको बता दें कि जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने एक जो चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, उसको लेकर अब विवाद आज एक बैठक के दौरान हुआ। कांग्रेस की बैठक में ज्योति खंडेलवाल की चिट्ठी का विरोध नजर आया। कांग्रेस नेता मित्रोदय गांधी ने इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें चुप करने का इशारा किया। और इस खबर को लेकर बात करेंगे, जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दशरथ सिंह हमसे जुड़ गए। दशरथ, इस बैठक को लेकर हालांकि कोर्ट तक पूरा मामला पहुंचा इस रैली को लेकर, लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर कोई रोक नहीं लगी। लेकिन अब कांग्रेस के ही अंदरूनी जो हालात हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि इसको लेकर भी दो तरह की राय है। हालांकि ज्योति खंडेलवाल का इसके बाद एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कुछ अलग तरह की बात कही है। लेकिन आपको लगता है कि अभी 12 तारीख जहां तैयारियां एक तरफ तेज चल रही हैं, वहीं पर इस तरह से अगर कोई बात सामने आती है और उस पर मित्रोदय गांधी या फिर दूसरे नेता अपना विरोध दर्ज करवाते हैं बैठक के दौरान, तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली आयोजित हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे ज्योति खंडेलवाल की तरफ से एक लेटर सोनिया गांधी के नाम लिखा गया था। उसमें कहा गया था कि वर्तमान में कोरोना का जो नया वेरिएंट है, इसके साथ ही जिस तरह से हादसा, हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर में ये रैली स्थगित होनी चाहिए। हालांकि उस लेटर के बाद आज जब पीसीसी के अंदर जब बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर मित्रोदय गांधी जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से बड़ी बैठक में विरोध किया गया ज्योति खंडेलवाल का। ज्योति खंडेलवाल मौजूद थी, पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद थे, अजय माकन मौजूद थे। डोटासरा ने चुप करवाया। इसके बाद ज्योति खंडेलवाल से जब इस मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी राय रखी थी सोनिया गांधी के समक्ष। अब कांग्रेस की जो रैली है वो कोविड के तमाम जो प्रोटोकॉल है उसके तहत करवाई जा रही है और मास्क वितरित किए जाएंगे और वहां पर दोनों डोज लगे होने का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। इसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अगर किसी के पास डोज का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो मांगी जाएगी। तो अब रैली अच्छे ढंग से होगी। लेकिन जिस तरह से मामला ज्योति खंडेलवाल की तरफ से उठाया गया उसकी चर्चा पार्टी में रही। पार्टी के कई नेताओं ने यहाँ तक कहा कि इसके कहने पर ज्योति खंडेलवाल ने कदम उठाया। बहरहाल आज इस तरह का प्रकरण पीसीसी के अंदर देखने को मिला, आरोप प्रत्यारोप का देखने को मिला और मित्रोदय गांधी के आरोपों के मद्देनजर ज्योति खंडेलवाल की तरफ से पलटवार भी किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो लोग खुद की जमानत नहीं बता सके वो उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। उनका इशारा मित्रोदय गांधी पर था। मित्रोदय गांधी पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। उस वक्त जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उनकी जमानत जब्त हुई थी। उसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो आज मुख्यालय के अंदर देखने को मिले। जी, जैसा एक छोटा सा सवाल और, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को राजस्थान में एक मौका मिल गया है इस प्रकरण के बाद, वो इस बात को लेकर मुद्दा बना सकती है कि कांग्रेस में ही इस चीज को लेकर एक राय नहीं है, वो भी चाहते हैं कि यह आंदोलन कोरोना के जो हालात अभी फिलहाल दिख रहे हैं उनके बीच में नहीं होना चाहिए, एक मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी को अगर कांग्रेस की ही किसी नेता की तरफ से और खासतौर पर महापौर नहीं है ज्योति खंडेलवाल जयपुर शहर की, उनकी तरफ से इस तरह का इशू उठाया गया तो निश्चित तौर पे बीजेपी इस मुद्दे को आने वाले वक्त में नहीं उठा सकती है, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। नया जो वेरिएंट आया है उसके भी कई केसेस जयपुर में मिले हैं और हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। हालांकि हाईकोर्ट में जो हित याचिका लगी थी उसको खारिज कर दिया था। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को बैठे बिठाए इस तरह का मुद्दा मिल गया क्योंकि कांग्रेस के ही नेता ने अपनी ही पार्टी की मंशा पर रैली के माध्यम से या कह सकते जो रैली करवाई जा रही थी उसका हवाला देकर विरोध किया और अब वो कह रहे हैं उनका विरोध सही था। कुछ पार्टी में चीजें थी जो कोई प्रोटोकॉल की बातें वो पहले नहीं थी, लेकिन अब तमाम चीजें कही गई है, इससे सफल रैली होगी। शुक्रिया दर्शक तमाम जानकारी के लिए। तो हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हल्का फुल्का विरोध जरूर नजर आया, लेकिन कांग्रेस इस बात को एक अलग नजरिए से भी पेश कर रही है। उनका कहना है कि कम से कम यहां पर पार्टी का जो लोकतंत्र है वो बना हुआ है, पार्टी में किसी को कोई बात
अपने नजरिए से अगर अलग नजर आती है तो वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर वो अपनी बात कह तो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल हो सकता है कि विवाद शांत हो गया, लेकिन विपक्ष हो सकता है इस मामले को लेकर तूल दे। फिलहाल इस मामले में जो ज्योति खंडेलवाल है उनका एक और बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने अपनी बात को एक अलग नजरिए से पेश किया है। और अब बात करेंगे विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी की। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में विक्की कौशल और अभिनेत्री कैटरीना कैफ एक दूसरे के हो चुके हैं। इसका गवाह बना है चौथ का बरवाड़ा का ऐतिहासिक 700 साल पुराना किला। इस 700 साल पुराने किले को अब सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा होटल में तब्दील कर दिया गया है। इसी होटल में विक्की और कटरीना ने 7 फेरे लिए और वैवाहिक बंधन में बंध गए। सेहराबंदी के बाद विक्की कौशल की बारात होटल के एक छोर से दूसरे छोर के लिए निकली। होटल के शीश महल में तैयार किए गए विशेष कांच के मंडप में विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। शीश महल के सामने खुले मैदान में वीआईपी मेहमानों के लिए डिनर और पार्टी की व्यवस्था की गई। ये पार्टी देर रात तक चल सकती है। इस दौरान बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शादी समारोह में शामिल हुई। और जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा है उसके ठीक बाहर चौथ का बरवाड़ा में जन टीवी संवाददाता अशफाक बने हुए हैं। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशफाक, शादी की रस्म में जो 7 फेरे का जो रिवाज होता है वो पूरा हुआ है अब से थोड़ी देर पहले। फिलहाल कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बड़े फिल्मी सितारों की बात करें, चेहरों की बात करें तो कौन कौन इसमें शामिल हुए? हालांकि काफी इसको गोपनीय तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया, कौन कौन मेहमान आए इसका भी पता नहीं लगाने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या कोई खबर आ पाई है कि कौन कौन बड़े सितारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और फिलहाल कौन सा आयोजन चल रहा है? बता दें, शादी समारोह समापन हो गया है और 7 फेरे हो चुके हैं और अब विदाई की रस्म चलेगी। तो हो सकता है रात के 12 बजे तक ये यहाँ से चेकआउट हो जाए। जी, नेहा दुबे शादी में शिरकत की थी, लेकिन नेहा दुबे दिन में ही यहाँ से 7 फेरे होने से पहले ही वो यहाँ से निकल चुकी थी। जी, फिलहाल वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके के हैं? हम पुख्ते कर रखे हैं, शुरू से ही इंतजाम थे। 3 लेयर में सिक्योरिटी थी और राजस्थान पुलिस ने भी पूरा मोर्चा संभाल रखा, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह की वर्दन ना हो। जी, अशफाक, एक और चीज सुनने में आई थी कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है और जो मेहमान आए हुए हैं उनके खाने पीने के लिए जो चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं, राजस्थान, गुजरात, यहाँ की कुछ मिठाइयाँ थी अलग अलग तरीके की, वो थी। इसके अलावा जो फ्रूट्स थे वो बाहर से मंगवाए गए थे। बिल्कुल, यहाँ से राजस्थान के अलावा विदेशी फ्रूट थाईलैंड, ताइवान आदि कई देशों के थे जो यहाँ पर सप्लाई किए गए थे। जी, अशफाक, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जो यहाँ से इन मेहमानों के वापस लौटने का जो सिलसिला है, या फिर हम ये बात करें कि जो विदाई है कटरीना कैफ की, वो रस्म भी यहीं से शुरू होगी। कब ये रस्म शुरू होगी और लगभग कब तक ये जो फोर्ट है ये गुलजार रहेगा? बता दें कि विदाई की रस्म 9 और 10 बजे के बीच में विदाई की रस्म होने की बताया जा रहा है और लगभग 12 बजे तक यहाँ से ये लोग निकलने का है। लेकिन अंदर से जो बात निकला है, सूत्रों ने जो बताया है कि बताया जा रहा है कि कल सुबह तक ही वो यहाँ से बाहर जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अशफाक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शादी की रस्म में जो सबसे महत्वपूर्ण रिवाज होता है, रस्म होती है फेरों की, 7 फेरे, वो रस्म पूरी हो चुकी है और अब विदाई की जो रस्म है वो 9 बजे के आसपास शुरू होगी और कल सुबह तक ये जो सारी रस्में हैं पूरी करने के बाद जितने भी मेहमान इस फोर्ट में आए हैं, इस शादी समारोह में आए हैं, वो अपने घरों की तरफ
रवानगी शुरू कर देंगे। इन सभी खबरों के साथ बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।